Action of heat on hydrated copper sulfate. Action of heat on hydrated copper sulfate. बात नहीं करोगे? Action of heat on hydrated copper sulfate. इधर देखेंगे. What do you mean by hydrated copper sulfate? बोलिए, हो गया है, बताइए. What do you mean by hydrated copper sulfate? क्या फॉर्मूला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का? Write down. Hydrated copper sulfate is CuSO4. Hydrated copper sulfate is CuSO4 dot 5H2O. Hydrated copper sulfate is CuSO4 dot 5H2O dot 5H2O. फिर लिखे. On heating it loses all molecules of water of crystallization and white anhydrous On heating, it loses all the molecules of water of crystallization and white anhydrous, white and ANNHYDROUS, white anhydrous copper sulfate is formed. White anhydrous copper sulfate is formed. फिर लिखिए. On prolongated heating, it decomposes into prolongated या or more heating. On prolongated heating, it decomposes into CuO and sulfur trioxide. CuO copper oxide and sulfur trioxide. चलिए रिएक्शन लिखेंगे अब. ट्राइऑक्साइड, TRI ट्राई ऑक्साइड. तो यहाँ देखिए CuSO4, दिस वन इज CuSO4.5H2O जो हम लिख रहे हैं. ये इसका नाम क्या है? इसका ब्लू कलर का ये होता है. इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं. ये ब्लू सबस्टांस है और जब इसको हीट किया जाता है, क्रिस्टल है, सॉलिड है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो पांचों का पांचों वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी ये क्या है, पांचों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. कई बार बता चुके हैं कि ये सॉलिड स्टेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है. तो क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में ब्लू कलर का है, ब्राइट क्रिस्टल्स है. ठीक है, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. पानी है इसलिए हाइड्रेटेड. जब इसको हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में लेके या कोई कंटेनर में लेके, तो सबसे पहला काम होगा कि ये पांचों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. तो बना तुम्हारा CuSO4 सॉलिड, और इसका कलर अब ब्लू नहीं रह गया, ये कलर गैब हो गया, ब्लू कलर गैब हो गया. और हमारा वाटर 5 वाटर मॉलिक्यूल H2O लिक्विड लिख रहे हैं, क्योंकि पहले तो गैस बना होगा, फिर लिक्विफाई कर गया होगा. ठीक है, अब ये वो हो गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और ये है एनहाइड्रस, बिना पानी का. हाइड्रेटेड का मतलब पानी के साथ एसोसिएटेड है. पानी के साथ कैसे भाई? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये नहीं कि पानी में डूबा हुआ है, पानी दिखाई भी नहीं दे रहा, आप हाथ में लेंगे तो ये पानी हमको वेटेड भी नहीं होगा, हाथ गीला भी मेरा नहीं होगा. सॉलिड स्टेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल है. अब बोलो फिर से, कुछ पूछ रहे हो?
5 वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, तो वो सॉलिड स्टेट में एसोसिएटेड है। जैसे एसोसिएटेड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है, लेकिन ये अभी हमको नहीं पढ़ना है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब गर्म करेंगे तो 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी वो 5 वाटर मॉलिक्यूल ही रिस्पॉन्सिबल था ब्लू कलर के लिए। गैब हो गया ना, वो गैब हो गया तो ब्लू कलर खत्म, यानी कि एनहाइड्रेटेड या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना। अब यदि आप इसको और हीट कर दें, ठीक है ना, इस सॉलिड को और हीट कर दें, ये 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। CuO कॉपर, मुंह बंद करो, एकदम मुंह बंद, CuO एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, CuO प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में गैस होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस बन के गैब हो जाएगा और CuO का कलर ब्लैक होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम है CuO का, आप चाहें तो लिख लें। दिस इज योर एक्शन ऑफ हीट। और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है इस टर्म में। सिर्फ आप अपना टर्म 1 का सिलेबस देख लेंगे तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ही आपको जानना है। कुछ शायद बायो का भी है, सेकेंड टर्म में फिजिक्स और बायो है। तो जो भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है मैंने 3 बता दिया, ये चौथा है, ठीक है। और एक और बात बताया था कि हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसी में ऐड कर लीजिए रीहाइड्रेशन ऑफ, इतना लिखने के बाद ऐड कीजिए रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, रीहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रीहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो व्हाइट कॉपर सल्फेट बना पानी निकलने के बाद, इसमें 2 बूंद यदि आप पानी डाल देते हैं तो फिर से ये रीगेन कर लेता है ब्लू कलर, ठीक है। यानी कि हमने कॉपर सल्फेट को गर्म किया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट को, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को गर्म किया था, पानी निकल गया, तब व्हाइट सॉलिड रेसिड्यू बच गया, उसमें यदि 2 बूंद ऊपर से पानी डाल दो तो फिर से वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी CuSO4.5H2O हो जाएगा। ठंडा होने पर नहीं ब्लू होगा। यदि हमने, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिए, ब्लू CuSO4 है, ठीक है ना, CuSO4.5H2O आपने लिया है। आज जब इसको गर्म करते हो बर्नर की मदद से, तो इसमें से वेपर्स निकलेगा। वो वेपर्स क्या है भाई? ए लड़का उठो तो, वहां से उठो, यहाँ के खड़े हो। अब वही सब करना होगा, तब दिमाग, मास्क भी उतर गया है, मास्क भी उतर गया और बात कर रहा है क्या? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यही दिया है। ब्लू कॉपर सल्फेट जब गर्म करते हैं तो ये वाटर जो एसोसिएटेड था वेपर बन के निकल रहा है। अब जहां भी कूलर सरफेस मिलेगा वहां क्या करेगा? कंडेंस कर जाएगा, या तो बाहर निकल जाए। बहुत तेज से आप हिट कर रहे हैं तो सब वाटर वेपर बाहर निकल जाए। स्लो एंड स्टेडी कर रहे हैं तो ये पार्ट कूलर सरफेस हो गया, और यहाँ पर क्या होगा कि वाटर वेपर जाके कंडेंस कर जाएगा। अब जब आप टेस्ट ट्यूब को स्टैंड कर देंगे, स्टैंड में रख देंगे, यहाँ रेसिड्यू व्हाइट बचा। व्हाइट रेसिड्यू कौन है भाई? यही CuSO4। वाटर वेपर यहाँ जमा था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आप पानी नहीं भी डालेंगे तो ये पानी हमारा यहाँ पे जमा हुआ तो रहेगा नहीं, ये नीचे ड्रॉप कर जाएगा, और नीचे ड्रॉप करेगा तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा। क्या करेगा? रिहाइड्रेशन कर देगा। कैसे रिहाइड्रेशन करेगा भाई? ओवरफ्लो कहाँ से हो रहा है जी? ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लो का मतलब समझते हो? पूरा पानी भरा हुआ उसके बाद बाहर निकल गया, ओवरफ्लो। वर्ड यूज सही करो, ऊपर से नीचे, नीचे गिर गया कहो। पानी हमारा ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो मत कहो। ओवर का मतलब कि पूरा पानी लबालब भरा हुआ है उसके बाद आउट हो रहा है, ठीक है।
ये पानी क्या होगा, ट्रिकल डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रिकल डाउन हो जाएगा, यानी लुढ़क के नीचे आ जाएगा, नहीं करेगा। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पानी का कुछ बूंद जमा है, तो सीधा टेस्ट ट्यूब रखोगे तो वो गिरेगा कि वहीं जमा रहेगा, नहीं ना, एक से बूंद, दो बूंद मिलेगा, 3 बूंद पानी मिलते जाएगा और जमा होके नीचे गिर जाएगा, होगा ना ऐसा, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन इसका मन करे लिखने का, CuSO4 हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, CuSO4, इसको हाइड्रस है और इसको 5 वाटर मिलाएं तो कितना वाटर के साथ एसोसिएट करेगा, इट इज 50 के साथ एसोसिएट करेगा, और ये अब ब्लू हो गया एंड 5H2, पांच ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगा, दिस इज योर रिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इज इट क्लियर, फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं, ऐसे दो है टोटल एक्सपेरिमेंट, लेकिन कोलाइडल देखते हैं कितना मौका मिलता है उसके अनुसार। आज मिक्सचर एंड कंपाउंड, राइट ऑन हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। एक्चुअली इसकी स्टडी करनी है, डू ए स्टडी, you have to do a study of mixture and compound, which mixture, from iron and sulfur, from iron and sulfur, ठीक है। दो सबस्टांस ले रहे हैं, दोनों एलिमेंट है, यहाँ आयरन भी एलिमेंट है और सल्फर भी एलिमेंट, दोनों से को मिला के हम कंपाउंड भी बनाना है और मिक्सचर भी बनाना है, पढ़े थे आप, पढ़ना है कोर्स में, एनसीईआरटी कोर्स में, और इसकी स्टडी भी करनी है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आता है। सो यू हैव टेकन व्हाट यू आर टेकन, यू हैव टेकन आयरन, आयरन फ्रेश आयरन कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा, फ्रेश आयरन एकदम जंक लगानी है तो ग्रे जैसा रहता है, ठीक है। और सल्फर ये ग्रे है, मान लीजिए ये ग्रे है, ग्रे है, एंड दूसरा क्या है, ये सल्फर है, येलो होता है। और मुझे याद है कि मैंने येलो दिखाया था आपको, सल्फर ऑनलाइन क्लास लेने के समय येलो कलर का सल्फर दिखाया था कि देखिए भाई ऐसा येलो कलर का होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को तो लिया लेकिन दो पार्ट बन कर देते हैं। एक पार्ट में क्या करते हैं, आयरन और सल्फर लिया, 50% आयरन और सल्फर इधर कर दिए, ठीक है, और 50% इधर आयरन एंड इधर 50% लिया, और इधर भी 50% ले रहे हैं, ओके। और इधर जो 50% है उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करते हैं तो हम हीट का सिंबल दे दिए, ठीक है। तो जब गर्म करेंगे तो रिएक्शन करके वो कंपाउंड बना दे, और गर्म नहीं करेंगे तो ये क्या बनाएगा, मिक्सचर। यदि आप गर्म नहीं करते हैं तो ये बना मिक्सचर और ये बना कंपाउंड। कैसे बना भाई, आयरन, यहाँ छोड़ दो, आयरन प्लस सल्फर, हीटिंग ऑन हीटिंग गिविंग यू FeS, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया आयरन सल्फाइड। तो हमने ये दो ही सबस्टांस, सेम सबस्टांस लेके मिक्सचर भी बना लिया और कंपाउंड भी बना लिया, ओके। फॉलो करके क्या किया, हम मिक्सचर भी बना लिए और का। अब इन मिक्सचर की और कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, चेक करनी है कि क्या स्थिति है, ठीक है। सबसे पहली बात इमेजिन कर लो, एक बर्तन में आयरन फिलिंग्स है, फिलिंग्स मतलब आयरन का टुकड़ा, बुरादा, बुरादा समझते हो, आयरन का बुरादा, उसमें सल्फर हमने मिक्स कर दिया। कितना भी मिला दोगे क्या लगेगा, होमोजीनियस लगेगा कि हेट्रोजीनियस लगेगा, बहुत मिला भी दोगे, कितना भी तुम हाथ से मिलाने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट बिकम होमोजीनियस। इतना कहाँ तुम स्किल्ड हो कि एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, संभव है। आयरन फिलिंग और सल्फर मिला रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, ठीक है। सो इट इज नॉट होमोजीनियस। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हम देखेंगे कि हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस,
और ये आयरन और सल्फर को जब गर्म किए तो ये ब्लैक रंग का सॉलिड जैसा बन जाता है, ब्लैक रंग का सॉलिड बन गया। ये सॉलिड है और ब्लैक कंपाउंड है, ब्लैक है, एंड नो डाउट कहीं से भी देखेंगे एक तरह का सॉलिड बना हुआ। सो दिस इट इज ए कंपाउंड एंड इट इज ए होमोजीनियस, कहेंगे ना कि ये क्या है भाई, होमोजीनियस है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हो गई होमोजीनियस। तो हम कहते हैं ना कि हाँ भाई वेदर इट इज कंपाउंड इज होमोजीनियस एंड मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में आइए, क्या हम लोग देखते थे, constituents do not loses their identity, then what is it is? If the constituents do not loses identity, what you will say? देखो ऑनलाइन से जवाब आ रहा है, if the constituent do not loses identity, क्या होगा? If the constituent do not loses identity, what is it? Is mixture or compound? Mixture. And if it loses then compound, यही ना हम जानते हैं। तो यहाँ हमारा तुम जानते हो कि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, सबसे कोई जानते हो। और सल्फर किस में डिसॉल्व करता है? क्या बताया था भाई, इतना पढ़ाने के बाद वाटर जवाब दे रहे हो, क्या कौन सा केमिकल बताया था? वेरी गुड, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो मिक्सचर बनने के बाद भी यदि मैग्नेट यहाँ लाएंगे तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और सल्फर उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे, सल्फर विल गेट डिसॉल्व। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे इन मिक्सचर आयरन गेट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन क्या होगा? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और सल्फर dissolves in CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, अब यहाँ आ जाइए, इस यहाँ लाएंगे मैग्नेट, कंपाउंड FeS बन चुका है, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कंपाउंड बन चुका है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ चुका है, वो क्या करेगा? मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी FeS कंपाउंड does not attracted by magnet, attracted by magnet। ठीक है, और इसी में कार्बन डाइसल्फाइड भी डालने पे सल्फर हमारा डिसॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें सल्फर थोड़े है भाई, है सल्फर कंस्टिट्यूएंट, लेकिन अब तो नई प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर चुका, ऑन दी होल नई प्रॉपर्टी आ चुकी। तो क्या लिखेंगे फिर वहाँ लिखे, एंड ऑल्सो सल्फर डज नॉट डिजॉल्व्स, एंड ऑल्सो सल्फर डज नॉट डिजॉल्व्स इन CS2, एंड ऑल्सो सल्फर डज नॉट, ये आपका कोर्स में है, ये आपके कोर्स में NCERT में भी पढ़ना है, एंड ऑल्सो सल्फर डज नॉट डिजॉल्व्स इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। एक और इस लिख लिया, एक और प्रॉपर्टी हम लोग क्यों ना देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। सब कोई सुने होंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, सुने होंगे मे बी। तो आयरन की टेंडेंसी क्या है, अगर इसमें एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये मेटल का नेचर होता है। ठीक है, मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, बट दैट कंपाउंड, उसमें भी आयरन है, उसमें भी मेटल है, but as it has formed compound, the compound will not react with, however it will react, but it will not release hydrogen gas। लिखे थर्ड में, when iron present in the mixture, when iron present in the mixture reacts with acid, when iron present in the mixture reacts with acid, hydrogen gas is evolved in the mixture, hydrogen gas is evolved in the mixture, hydrogen gas is evolved
ठीक है, ओके। रिएक्शन आप लिख लें, व्हेन आयरन प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिएक्ट्स विथ एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। और ये रिएक्शन आप जिस एसिड के साथ मन करे कर दीजिए ना भाई, हम HCl ही लिख रहे हैं या H2SO4 लिख दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आप सामने एरो दीजिएगा, हम नीचे लिख रहे हैं, आप यहाँ लिखिएगा इधर FeSO4 प्लस H2 गैस, ये H2 गैस बना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का बबल आउट होगा, यानी आयरन ने मिक्सचर में जाके भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोई, आइडेंटिटी को बरकरार रखा। चलिए अब यहां देखिए आयरन सल्फाइड, आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। कैसे खो दी भाई, लिखे व्हेन आयरन सल्फाइड इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन आयरन सल्फाइड इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, when iron sulfide is treated with sulfuric acid, when iron sulfide is treated with sulfuric acid, ठीक है ना, H2S गैस, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहते हैं। H2S गैस इज इवॉल्व्ड, H2S gas is evolved और evolved EVOLVED निकलता है, गैस इवॉल्व होगी ना भाई। H2S gas is evolved, अब ब्रैकेट में लिखिए having rotten egg smell, having rotten सड़े हुए अंडे के जैसा, having rotten egg smell, having rotten egg smell, ठीक है। अब रिएक्शन लिख के देख लीजिए, यहाँ आयरन जो है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ चुका है, देखिए कैसे रिएक्ट करता है। FeS जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ भी केमिकल हुआ था लेकिन आयरन बस रिएक्ट किया था सल्फर ने। यहाँ क्या होगा भाई, Fe सल्फेट के साथ यहाँ भी FeSO4 बनेगा नो डाउट, लेकिन साइड प्रोडक्ट H2 गैस नहीं, H2S गैस, रॉटेन एग स्मेल। हाइड्रोजन गैस हैव नो स्मेल, हाइड्रोजन गैस का कोई ओडर नहीं है, ओडर कहते हैं केमिस्ट्री में स्मेल को, ODOUR, ओडर। आगे जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाइएगा आपको जानना है, तो ओडर कहते हैं स्मेल को। नहीं, अगर ओडर नहीं सीख पा रहे हैं, कान से सुन लिए एक बार, फिर आगे सीख लीजिएगा, ज़्यादा कठिनाई लगे, कम से कम स्मेल तो कहेंगे। हाइड्रोजन गैस हैज़ नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं लगेगा एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस, लेकिन H2S गैस का एकदम सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल है। और ये कभी कभी लैब में काम होता है, केमिस्ट्री लैब में, तो बगल से गुजरो अगर इस तरह का स्मेल है, यू थिंक दैट H2S गैस का कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई बच्चा ये आयरन सल्फाइड में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और उससे H2S गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमने देखा भाई कि क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, आइडेंटिटी हो गई, और कोई डिफरेंस, क्वांटिटी जितना लोगे उतना क्वांटिटी, जितना तुम लोगे सामान वही ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग ना होगा। अगर इतना ढेर सारा आयरन सल्फाइड लिए, इतना ढेर सारा H2S, तो ढेर सारा गैस निकलेगा। थोड़ा सा ही गैस हम लोग टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकल करते हैं तो इतना इनटॉलरेबल हो जाता है कि 2 बच्चा 4 बच्चा को भी नहीं कहते हैं कि सबको एक साथ ये प्रैक्टिकल करो, ठीक है, वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। तो 1 या 2 को करवा के, हाँ भाई सब कोई समझो कि इस तरह का काम होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस दे सकते हो भाई, ये तो मैंने करके बताया। और कोई डिफरेंस दे सकते हैं, व्हेन मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड नो हीट चेंज अकर्स, हीट दिया था क्या, गर्म किया था क्या, नहीं, और वहाँ क्या हुआ कि हीट गर्म किए थे ना, हीट चेंज अकर्स, ठीक है। जब हम गर्म करते हैं तो हीट इवॉल्व हो, एंड ये प्रैक्टिस भी आपको MCQ करवाया था कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले हीट एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद हीट रिलीज होगा। मुझे याद है कि ये MCQ मैंने करवाया है, ठीक है, समझ गए। और कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी चर्चा करनी होगी,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी यहाँ चर्चा करनी पड़ेगी। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0। कहाँ पढ़े? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 2 चीज है, कोई नई चीज नहीं बनी। एक सल्फर जल्दी मेल्ट कर जाएगा, सल्फर जल्दी नॉन मेटल है, जल्दी मेल्ट कर जाएगा। और आयरन का तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत देर से। आयरन का बुरादा भले ये है कि हाँ थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि उसको मैंने फाइन कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों दे हैव नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर के लिए लिखोगे ना कि दे मेल्ट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ना कर दे। ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एक स्टार्ट हो गया पहले, और फिर वो मेल्ट कर गया दूसरा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके मेल्ट करेगा, समझे बात। और FeS तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा। एक नया कंपाउंड बन चुका है, उसको लिखेंगे इट हैज ए फिक्स टेम्परेचर। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए? ये क्या बात हो गई? ठीक है, तो जितना प्रैक्टिकल था मैंने आपको लगभग बता दिया, लगभग सारा प्रैक्टिकल बता दिया। एक जो था कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन, तो वो भी आप देखे थे। हम आप ही लोग से पूछते हैं, मान लीजिए आपको डिफरेंशियल लिखने के लिए आए, कैसे लिखेंगे भाई? कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन का राइट डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कहा जाए, कैसे लिखेंगे? हाउ कैन यू राइट? यदि कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो प्रैक्टिकल कर लो ना। कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, 3 बीकर ले लो, 3 बीकर लो, एक बीकर में मिल्क ले लो, दूसरे बीकर में नमक का चीनी पानी ले लो या नमक पानी ले लो, सॉल्यूशन बना लो, और तीसरे बीकर में चॉक पाउडर लेके क्रश करके उसको डाल दो, डिसॉल्व कर दो, डाल के मिला दिया। तो हमारे पास इमेजिन दैट वी हैव 3 बीकर, 1 2 3। इन 1 यू हैव टेकन सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, नमक लिया, डिसॉल्व कर दिया। कल्पना कर लो भाई कि नमक का पानी नमकीन पानी में एक बीकर में, दूसरे में चॉक पाउडर है, कल्पना कर ली, इमेजिन कर ली, और तीसरे में हमारा क्या है? मिल्क है, स्टार्च। हमारे बुक में हमको पढ़ना है स्टार्च सॉल्यूशन, लेकिन स्टार्च सॉल्यूशन शायद तुम इमेजिन नहीं कर सको, एक मिल्क का ग्लास तो इमेजिन जरूर कर लो, इसलिए मिल्क है। अब चलिए कुछ देर तीनों ग्लास को मैंने छोड़ दिया, क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या मिल्क के पार्टिकल सेटल डाउन कर गया? क्या मिल्क का पार्टिकल सेटल डाउन किया? करेगा क्या? एक दिन छोड़ दो, अगर गर्म दूध है तो शाम तक तो ठीक रहेगा, गर्मी का समय नहीं रहेगा। अगर दूसरे दिन है तो वो दूसरी बात है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, फट जाए, जो होता है, ठीक है। लेकिन यदि सही दूध मिल्क रहेगा तो उसके कंपोनेंट्स सेटल डाउन नहीं करते हैं। अब रह गई, कहोगे कि मिल्क में कौन से कंपोनेंट है? फैट नहीं है क्या? विटामिन नहीं है क्या? वाटर नहीं है क्या? है ना, बहुत सारे सब। ओके, यो एक्चुअली और मिल्क इज ए कोलाइडल, सबने पढ़ा है कि मिल्क कोलाइडल है ना। तो मिल्क एक ग्लास में रखा हुआ है, वो क्या है? कुछ नहीं होगा, 2 घंटा छोड़ दिए, कोई पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहा है। ओके, कोई डाउट? नमक का पानी क्या सेटल डाउन कर जाएगा? कर जाएगा। नमक का पानी घोल के रख दिए, ठीक है, 2 चम्मच घोल दिया, क्या नमक के पार्टिकल बैठ जाते हैं नीचे? नहीं होगा, एक्सेस डालोगे तब बैठेगा। पूरा डिसॉल्व कर दिए हो तो अपने आप तो नहीं बैठेगा। ओके, लेकिन चॉक पाउडर का क्या हालत होगा? चॉक पाउडर नीचे बैठेगा पानी में? इमेजिन कर लिए। तो मेरा एक पॉइंट बन गया, कोलाइडल्स आर स्टेबल, यानी जैसा बनाया था वैसा ही है। ओके, दैट इज मिल्क। सस्पेंशन इज अनस्टेबल, बैठ गया पार्टिकल्स, एंड ट्रू सॉल्यूशन इज ऑल्सो स्टेबल। एक पॉइंट बन गया। कोई डाउट? किसी को डाउट? चलिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात कहते हैं, तो एक इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और मैंने वीडियो भेजा था कोलाइडल का। हमारा ट्रू सॉल्यूशन क्या कहते हैं? होमोजीनियस होता है, नो डाउट। नमक का पानी आप देखो भाई,
एकदम 100% होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली नमक के पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं पानी में, या शरबत बना लो, ऊपर का शरबत को 2 पार्ट कर दो और कभी इससे 1 घूंट ले लो और कभी उससे 1 घूंट ले लो, क्या टेस्ट में फर्क आएगा क्या? अगर अच्छे से शरबत बनाया, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है शुगर पार्टिकल्स का, यानी ना कहें कि भाई ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। ओके, सेकंड पॉइंट, चॉक पाउडर को चम्मच से स्टिर कर दिया कुछ देर, ठीक है ना, उसके बावजूद भी देखोगे तो लगेगा कि कहीं पे चॉक पाउडर ज़्यादा है तो कहीं पे चॉक पाउडर कम। देयर इज नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो क्लियर कट इट इज हेट्रोजीनियस। बट व्हाट अबाउट द सस्पेंशन? मिल्क तो दिखाई देता है कि होमोजीनियस है, कोई उसके कंपोनेंट ना फैट जल्दी देखते हैं, ना प्रोटीन देखते हैं, ना विटामिन देखते हैं, कुछ दिखाई हमको नहीं देता है। लुक्स होमोजीनियस, दिखा लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन यदि माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख लें, मैंने ये वीडियो भेजा है कि मिल्क का कैसा वो हेट्रोजीनियस वो है, कैसा दिखाई देता है, कैसा ग्लोबुल्स है, उसको मैंने रिकॉर्डिंग में भेजा था ऑनलाइन क्लास जब हो रहा था उसी समय। आप चाहें तो वहाँ सर्च करके देख लेंगे। कोलाइडल का पिछले साल का वो वीडियो था, इस साल का तो जो भेजे ही थे, लेकिन पिछले साल वो इंसर्ट किया था फिगर, ठीक है ना, इंसर्ट किया था, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि मिल्क हेट्रोजीनियस है। तो अब सेकेंड पॉइंट हमारा नहीं लिखा गया कि सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस एंड आवर कोलाइडल इज looks homogeneous but it is, ये 2 पॉइंट बन गया। तीसरा कर लीजिए, छान दीजिए सबको, फिल्टरेशन कर दीजिए। ट्रू सॉल्यूशन को जब फिल्टर कीजिएगा तो क्या होगा, सारा का सारा नमकीन पानी फिल्ट्रेट बन के दूसरे ग्लास में आ जाएगा ना। सो वी आर अनेबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, नो फिल्टरेशन, वी आर नॉट एबल टू, ये फिजिकल मेथड नहीं हो गया सेपरेशन का क्या? वी आर अनेबल टू सेपरेट देम बाय फिल्टरेशन। कोलाइडल मिल्क भी छन जाएगा जी, मिल्क छान लोगे, उसके कंपोनेंट्स अलग कर पाओगे? नहीं भाई, हमको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। एंड व्हाट अबाउट द सस्पेंशन? चॉक पाउडर अलग हो जाएगा। 3 पार्ट तो बैठे बिठाए मिल गया। और चौथा पॉइंट टिंडल इफेक्ट क्या है भाई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन करता है टिंडल इफेक्ट? कोलाइडल, सस्पेंशन या ट्रू सॉल्यूशन? कोलाइडल करता है और सस्पेंशन करता है। ट्रू क्यों नहीं करता है भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ। लाइट पार्टिकल अगर मेरे सॉल्यूट पार्टिकल पर जा रहा है और ये लाइट को स्कैटर कर दे, लाइट भेजें, और पार्टिकल यदि बड़ा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कंफ्यूजन वाला बात नहीं किया करो। पार्टिकल का साइज इतना सफिशिएंट है कि लाइट को क्या करे, स्कैटर कर सकता है, तो टिंडल इफेक्ट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। लेकिन पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो, लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाए, जो कि किस केस में है? ट्रू सॉल्यूशन। नॉट एबल टू स्कैटर, लाइट को कहां से स्कैटर करेगा? तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, आप जानते हो, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। कोलाइडल 1 नैनोमीटर टू, तो ये दोनों करेंगे, वो नहीं करेंगे। डिफरेंस 4-5 लिखा जाएगा जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास एंड हो रहा है। इन लोग कॉपी किताब सब बंद कर लिया बच्चा सब, अब तुम लोग भी कॉपी किताब बंद कर लो। अब आपका ये ऑनलाइन के कारण दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में भी बच्चे मात्र आज 4 जुड़े हैं, मैक्सिमम बच्चे आ ही रहे हैं। तो अब हम सिर्फ आपका टेस्ट लेंगे, रिटन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। पढ़ के आइएगा, कौन सा चैप्टर कल पढ़ के आइएगा? मोशन चैप्टर पढ़ के, मोशन पढ़ के आइएगा आप लोग।